हेलो बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आपको हम पढ़ा रहे थे कि प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और गोलीय दर्पण। इसमें आप पढ़ भी रहे हो अच्छे से और समझ भी रहे हो। और इसमें जिसके पहले हमने बताया था कि कैसे कोई दर्पण होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उसमें सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, अर्थात यूवीएफ में कैसे संबंध प्राप्त करते हैं। इसके पहले हमने अच्छे से समझ चुके थे और सीख भी चुके हैं इसको प्राप्त करना। उसी पर आधारित हमें क्या करना है, एक उत्तल दर्पण के लिए, किसी पिछले दिन हमने अवतल पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के लिए कि कैसे हम किसी का फार्मूला प्राप्त करते हैं। तो आइए सीखते हैं। फिगर आपके सामने बना हुआ है कि इसी फिगर को हमें जैसे पीछे एक्सप्लेन किए थे वैसे ही फिगर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आपके सामने कौन सा दर्पण है? कहोगे कि ये उत्तल दर्पण है। क्यों उत्तल दर्पण है? क्योंकि अंदर वाले भाग पे क्या पॉलिश की गई है और बाहर वाले भाग से क्या प्रकाश का परावर्तन, यानी जिस दर्पण में बाहर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे ही हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण सेम वस्तु क्या है इसका, यानी M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वारक है। अभी हमने पीछे बात बताया ही था, तो ऐसे लिख देते हैं कि M1 M2 क्या है? M1 M2 एक उत्तल दर्पण है या उत्तल दर्पण का द्वारक है। द्वारक का मतलब जिससे प्रकाश जा सकता है। ठीक, ये द्वार है जिससे प्रकाश इतने M1 M2 से ऊपर से जाएगा तो कोई परावर्तन नहीं होना है, नीचे से जाएगा तब भी नहीं। तो यहां से यहां तक दर्पण का क्या है? द्वारक है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। और इसमें क्या है? दर्पण का ध्रुव क्या है? इसका ध्रुव, इसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र क्या है? C है। वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। तो देखो यहां पर P हो गया, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F भी लिख सकते हो, तथा मुख्य फोकस F है। तो F हो गया, इसमें मुख्य फोकस F लिखते हैं कैपिटल F से। मुख्य फोकस F है। अब आप देखो इसका एक वस्तु क्या है? वस्तु O डैश है। वस्तु O डैश का प्रतिबिंब किस पर बनता है? I I डैश का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें लिख सकते हैं वस्तु O O डैश का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो वस्तु O डैश का प्रतिबिंब देखो I I डैश, I I डैश आभासी कैसा है? डॉटेड लाइन है ना पीछे, देखो जितना बताए थे दर्पण के दाहिने तरफ बनेगा तो हमेशा क्या होगा कि ये आभासी बनेगा। तो आभासी और कैसा है? सीधा तथा वस्तु से छोटा है। वस्तु से छोटा बनता है। ये बनता है। अब हमें इसमें जैसे अभी हमने पीछे जो जो त्रिभुज लिया था वही सेम लेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए त्रिभुज ले लेते हैं कि त्रिभुज कौन सा लिए थे? O O डैश C। तो पहले ये त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज त्रिभुज O O डैश C तथा त्रिभुज O O डैश C तथा I I डैश C में त्रिभुज I I डैश C क्या है? समरूप त्रिभुज है। ऐसे लिख देते हैं समरूप त्रिभुज है। चाहे समकोणिक लिखो चाहे समरूप लिखो, अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? आप बराबर होगा। तो लिख दीजिए O O डैश बटे ये खड़ी भुजा कितना? I I डैश, फिर पड़ी भुजा ले लीजिए यहां से यहां तक कितना? OC OC बटे, अब देखो यहां पर कितना होगा? IC। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, आप छोड़ दीजिए। फिर दूसरा त्रिभुज हमने लिया था, यहाँ पे एक लंब डाल दीजिए, लंब नहीं पड़ा हुआ है तो इसको लंब खींच देते हैं। अगर आप इससे इसको लंब खींचोगे तो ऐसे सीधा चला आएगा इस स्थिति में।
इसको क्या मान लीजिए, एन मान लीजिए, ये एन हो गया, तो ए एन क्या हो गया, लंब हो गया। तो फिर त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश एफ में, तो ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये भी समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ए एन एफ और त्रिभुज आई आई डैश एफ समरूप त्रिभुज है। अगर ये समरूप त्रिभुज है, ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। अगर ये समरूप त्रिभुज है, इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा कि इनका बराबर होगा। तो सेम वही ले लीजिए, ये इसकी खड़ी भुजा, ए एन क्या है, खड़ी भुजा है। ए एन अगर खड़ी भुजा है तो इसकी प्रतिबिंब का अगर ले लोगे तो प्रतिबिंब कितना, आई आई डैश बना, तो हम क्या ले लेते हैं, आई आई डैश। और फिर बराबर आगे बढ़िए, जब इसमें आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना, एन सी हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज का आई एफ। तो ऐसे लिख दीजिए कि एन सी बटे आई एफ हो जाएगा। अगर फिर एन सी जो है, इसको हमें क्या करना है, पी बनाना है, तो दर्पण का द्वारक, माना दर्पण का द्वारक क्या है कि माना दर्पण का द्वारक, द्वारक छोटा है। अगर छोटा है तो क्या होगा, बिंदु एन जो होगा पी के अतिसमीप होगा, यानी बिंदु एन, ऐसे लिखते हैं, बिंदु एन पी के अति समीप होगा, अति समीप होगा। अगर अति समीप होगा तब हम लिख सकते हैं, तब ये क्या लिखा हुआ है, एन सी बराबर कितना, पी एन एफ रहेगा, सॉरी एक साथ देखते हैं, एन एफ होगा। ये त्रिभुज लिए ए एन एफ, तो एफ रहेगा यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं एन एफ बराबर, ये एन एफ रहेगा, एन एफ बराबर क्या लिख सकते हो, ये एन एफ बराबर हो जाएगा कि पी एफ, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। और एक चीज और, अगर ये बराबर है, तथा आप देख सकते हो अगर ये बराबर है तो इसको हम चलो ऐसा लिख देते हैं, ए एन बटे कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आई आई डैश, और बराबर हो जाएगा ये पी एफ हो जाएगा, पी एफ बटे आई एफ हो जाएगा। अभी हमने फिर इसको ए एन है, ए एन ध्यान से देखो, अगर प्रकाश के ओ ओ डैश ये ए एन है तो आपस में समांतर है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। तो आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, चूंकि एन एफ बराबर ए एफ बराबर ए एन बराबर कितना होगा, ओ ओ डैश, ये आपस में बराबर होंगे, तो आप इसको क्या कर दीजिए, बराबर करिए, ओ ओ डैश बट्टे आई और आई डैश हो जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं कि पी एफ बटे आई एफ हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे समीकरण एक और दो आपस में बराबर है, ओ ओ डैश बटे आई आई डैश, और ये है ओ ओ डैश बटे आई एफ, पी एफ बटे आई एफ, ये इसको आपस में क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो समीकरण एक और दो से लिखते हैं, समीकरण एक व दो से, जब दो से तो लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड क्या होगा, बराबर होगा, तो ओ सी बटे आई सी, ओ सी बटे आई सी बराबर पी एफ बटे क्या होगा, आई एफ हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था पीछे चिन्ह परिपाटी नियम, यानी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, तो चिन्ह परिपाटी नियम फिर से यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फिगर यहीं पे फिर ले आते हैं, कि फिगर जब यहाँ ले आएंगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए ये फिगर आपके सामने आ गया, जब यहीं पे आ गया, अब फिगर को ध्यान से देखिए और वैल्यू ओ सी, तो सभी दूरियां किससे मापी जाती, पी से मापी जाती, ओ सी यहां से यहां तक है, लेकिन बीच में पी मिला तो ओ पी प्लस पी सी होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं कि ये पी ओ प्लस पी सी, क्योंकि पी आगे होना चाहिए, इसलिए क्योंकि दूरियां पी से मापी जाती है, जब पी से मापी जाएगी इसलिए पी सी प्लस पी ओ होगा। और बटे आई सी देखो, पी सी पीसी में से क्या घटा दें, पी आई, तो ये कितना हो जाएगा,
आई सी हो जागा। पी एफ अपने स्थान पे सही है, पी से था, आई एफ है तो पी से एफ ले लीजिए और पी से एफ ले लीजिए और इसको क्या कर दे, पी आई घटा दीजिए तो ये हो जाएगा। तो पीछे हमने ये बताया था। अब इसको हम क्या कर देते हैं, फिगर को अपने स्थान पर फिर से पहुंचा देते हैं ताकि वैसे ही जैसे बना था पीछे। चलिए थोड़ा सा फिगर सही कर देते हैं। ये क्या था, एन था यहाँ तक। तो ये फिगर आपने देखा ही था। अब आप जानते हो सभी दूरियां क्या होती है, वश की दूरी को हम u से लिखते हैं। तो u कितना हो जाएगा, अगर u ले लोगे तो ये क्या होगा लेफ्ट साइड में, इसलिए u हो जाएगा। और ये देखो पी सी था, ये कितना होगा r होगा। और इसकी दूरी क्या होगा, f है, इसलिए पी एफ हो जाएगा f की दूरी। और यहाँ से यहाँ तक पी आई, तो पी आई क्या होता है, पृथ्वी की दूरी, तो उसको हम b लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसे सभी दूरियां ले लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि कौन सी दूरी पॉजिटिव होगी। तो दूरियां मापने की, दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी नियम से, चिन्ह परिपाटी नियम से। अगर नियम कहता है वश की दूरी को हमेशा देखो, जो दूरी पी ओ नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये बाय साइड पड़ता है। पीसी अभी आपको दिखाए थे, तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा कि पीसी बराबर प्लस आर। क्यों होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर आप इसमें देखेंगे कि यहां पर पीसी, जो दूरियां पी के राइट साइड में होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। देखो पी भी, एफ भी राइट साइड में, एफ भी और बी भी, इसलिए तीनों वैल्यू पॉजिटिव होगी। और यू केवल बाएं साइड में पी के, इसलिए निगेटिव होगा। इसको याद रखना क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में यू पड़ा है और सब राइट साइड में अभी बताए थे कि पॉजिटिव होगा। और फिर लिख सकते हैं पी आई बराबर कितना, ये प्लस बी हो जाएगा। और पी एफ बराबर कितना, प्लस एफ होगा। ये इतना आ गया, सब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये माइनस यू होगा और प्लस पी सी बराबर आर होगा। और ये हो जाएगा आर माइनस पी आई बराबर ये बी होगा। और फिर पी एफ आते हैं तो ये हो जाएगा एफ हो जाएगा। इस तरफ आएंगे पी एफ एफ होगा, पी आई कितना हो जाए बी हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। चूँकि आपको बताए थे कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। तो आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस यू प्लस 2f बटे 2f और ये कितना हो जाएगा माइनस बी, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर f है तो f को ऐसे लिख दीजिए, f हो जाएगा इसकी वैल्यू कितना b, ऐसे लिखा हुआ b लिख दीजिए। इसको लेफ्ट साइड में गुणा कराइए तो माइनस यू प्लस 2f और ये गुणे कितना हो जाएगा f माइनस बी हो जाएगा। और इसको इधर गुणा कराइए, f है तो ये हो जाएगा प्लस 2f और माइनस बी हो जाएगा। अब आप गुणा करा लीजिए, u के साथ f में गुणा कराओगे तो u f हो जाएगा और f के साथ इसमें गुणा कराएंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। f के साथ b के साथ u में गुणा कराइए तो प्लस यू वी हो जाएगा। इनके साथ गुणा कराए माइनस 2f v हो जाएगा। इसको गुणा कराओगे 2f स्क्वायर, इनके साथ गुणा कराए तो u ओ एफ बी या एफ बी हो जाएगा गुणा कराने पर। ये f हो गया, ये b हो गया। चलिए देखिए ये सेम टू सेम है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। जब ये इससे कैंसिल आउट होगा जो बचा उसको आप लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा माइनस यू एफ और प्लस यू वी माइनस 2f v और बराबर माइनस एफ वी हो जाएगा। इसको क्या करिए राइट साइड लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस यू एफ और ये हो जाएगा प्लस यू वी और ये जाएगा 2f b और प्लस माइनस एफ वी हो जाएगा। तो माइनस यू एफ और प्लस यू बी, इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यू बी, एफ बी आ जाएगा। जब एफ बी आ गया तो आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यू बी एफ से भाग कर दें, यानी यू
वी एफ से दोनों पक्षों में भाग, दोनों पक्षों में भाग करने पर, जब दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब भाग करोगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस यू एफ बटे यू वी एफ, फिर प्लस यू वी बटे यू वी एफ हो जाएगा, और ये एफ बी बटे कितना होगा यू वी एफ। जब आप भाग करोगे तो भाग करने पर कुछ वैल्यू कट जाएगी, जो कट जाएगी उसको क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। जब आप कट करेंगे तो देखो u और f कटा, u और f कटा, u भी कट गया, यहाँ से u भी कट गया, f भी कट गया, f भी कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा माइनस वन बाई बी बचा, और यहाँ पर कितना बचा लेफ्ट साइड में वन बाई एफ बचा, इस तरफ वन बाई यू। अगर इसको उधर लेके जाओ वन बाई यू को, तो ये क्या वन बाई एफ बराबर वन बाई यू और प्लस वन बाई बी हो जाएगा। ये इतना हो चुका। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे इसको इधर लिख दें तो वन बाई यू और प्लस वन बाई बी बराबर वन बाई एफ, ये इसका आंसर होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाई बी और प्लस वन बाई यू बराबर कितना होगा वन बाई एफ। इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से हम लिख सकते हैं। तो कोई भी या लिखा जाए तो केवल वन बाई बी को आगे कर दो, वन बाई यू को पीछे कर दिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साइन में अगर आपने पढ़ा था कि इसमें साइन ना चेंज गए तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसका फार्मूला ऐसे ही प्राप्त करते हैं। ये उत्तल दर्पण के लिए था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद कुछ चर्चा करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक ले लिए होंगे। ये उत्तल दर्पण के लिए आपने ये फार्मूला प्राप्त कर लिया, वन बाई बी प्लस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। तो यही फार्मूला होता है। कोई भी दर्पण आपको मिलता है उत्तल या अवतल मिले तो आप यही फार्मूला आसानी से लिख सकते हो। बस आपको ध्यान देना होगा कि कैसा हम प्रूव करने के लिए, और उत्तल या अवतल दर्पण सूत्र कहा जाए, दोनों का समान होता है, चाहे उत्तल चाहे अवतल। चलिए आगे फिर एक पढ़ते हैं, इसी से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है कि संयुग्मी फोकस, कंजुगेट फोसी बोलते हैं इसको, या फोकस बोलते हैं। संयुग्मी फोकस क्या होता है, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। क्या कहता है, उन दो बिंदुओं को, यानी दो बिंदु का होना जरूरी है कि फोकस कहते हैं, जिसमें एक वस्तु पर रखी, ध्यान से समझिएगा कि एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर रखता है, यानी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। जैसे एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर, सपोज कर लीजिए ये वस्तु O है, वस्तु O पर यानी बिंदु O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, आप देखो I पर बन रहा है। यही कह रहा है एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, यानी वस्तु O पर रखी, बिंदु O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बन रहा है, I पे बन रहा है। आपको इतना समझ में आ गया। सेम चीज है, चित्र O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I पर बनता है, ये I है। तो इनकी स्थितियां परस्पर बदल दी जाए, मतलब कि इनको परस्पर बदल दिया जाए, तब कह रहा है कि अर्थात I पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब O पर बने तो O और I परस्पर क्या होते, संयुग्मी होते हैं। यानी इसी को बोलते हैं बिंदु O और I परस्पर संयुग्मी होते हैं, या संयुग्मी फोकस होते हैं। फोकस ये इसमें कह रहा है कि फोकस है। सिंपल सा आपको वस्तु O पर रखी, उसका प्रतिबिंब I पर बनता है, वस्तु को उठा के I पर रख दीजिए, मतलब उल्टा नहीं, यहां पर सीधा रखोगे तो उसका प्रतिबिंब आके O पर बन जाएगा। सिंपल सा यही आपसे कहा जाए, एक वस्तु का रखने पर प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, जब वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो पहले बिंदु पर आके बन जाता है। तो ऐसे बिंदु को हम क्या बोलते हैं कि संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो संयुग्मी फोकस केवल और केवल अवतल दर्पण में संभव है, याद रखना। या केवल अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल में नहीं है, क्योंकि उत्तल में जो प्रतिबिंब आभासी बनता है,
पीछे बनता है तो आपको दूसरा पीछे बनने का मतलब उसका प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। जब प्राप्त नहीं हो पाएगा तो नहीं बन पाता। तो संयुग्मी फोकस केवल और केवल ये जो प्राप्त हो सकता है वो अवतल दर्पण में। तो क्या करना, वस्तु एक बिंदु को का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर रखता है, उसी वस्तु को जब दूसरे बिंदु पर रख देते हैं तो उसका बिंदु पहले पे बन जाता है। तो आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा और इनको समझ भी चुके होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन। अब रेखीय आवर्धन क्या है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, m कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। यानी सेम यही चीज है कि आपको जो दिया गया हो कभी भी किसी को, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, इसको इंग्लिश बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो चलिए इसको प्राप्त करते हैं। क्या है रेखीय आवर्धन? रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन जब निकालते हैं तो क्या कहा गया, सिंपल सा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होगा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। वस्तु की लंबाई क्या होगी, अगर वो रेखीय आवर्धन को m से लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को हम मान लेते हैं h डैश और इसको मान लेते हैं h। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला कि h डैश बाई a, या ऐसे भी लिखते हैं अगर आपको लिखना हो, m बराबर क्या हो, प्रतिबिंब को I से प्रदर्शित कर दीजिए, वस्तु को O से, तो ये होता है m बराबर I बटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, या इसको लिख दिया इसको। तो h डैश का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ये लंबाई लिखा हुआ है लंबाई, और h का मतलब क्या होता है, वस्तु की लंबाई। तो m बराबर h डैश बटे h हो जाता है। तो कभी भी आपको ऐसे कहा जाए, और इसी में एक फार्मूला और होता है कि इनको प्राप्त कर सकते हैं कि m बराबर ये h डैश बटे h बराबर माइनस v बाई क्या होता है, u होता है। एक फार्मूला ये भी है, अगर आपको मिल जाता है तो इसमें h डैश बटे और इसके वस्तु की दूरी तथा फोकस और वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी को हम ऐसे आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो माइनस बी बाई यू होता है। तो कोई भी दर्पण हो आसानी से सबके लिए। अब इनमें एक ही चीज़, कुछ चीज़ और ये प्रेजेंट करता है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ प्रेजेंट करता है, अगर आपको m का मान अगर आपसे कह दिया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो m का मान कैसा होगा, यानी m धनात्मक होगा। और दूसरा, अगर आभासी प्रतिबिंब ऋणात्मक होगा, गलत लिख दिए। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो m क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है, अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है, सपोज कर लीजिए, तो m का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। याद रखना, कभी भी आपको कहा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो m का मान क्या होगा, ऋणात्मक, और आभासी प्रतिबिंब m का मान धनात्मक होगा। अब आपको किसी वस्तु को बताना है m का मान क्या है, कि वस्तु छोटा है या बड़ा है। तो अगर m का मान क्या हुआ, सबसे पहले कि m का मान m बराबर 1 आ जाए तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के बराबर होगा, यानी प्रतिबिंब वस्तु के क्या होगी, वस्तु के बराबर है, ये हमेशा याद रखिए। और यदि m का मान 1 से क्या हुआ, छोटा है, देखो 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। और दूसरा, यदि m का मान 1 से बड़ा हुआ तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा।
ये दोनों कंडीशन में अगर हमें मिल जाए तो याद रखना वास्तविक प्रति m का मान निगेटिव लिया जाएगा सदैव, और आभासी के लिए m का मान पॉजिटिव। अगर m बराबर 1 हुआ तो वस्तु के बराबर या समान प्रतिम है, m का मान 1 से छोटा आया तो वस्तु प्रतिम जो होगा छोटा बनेगा, m से 1 से बड़ा आ गया तो प्रतिम बड़ा बनेगा। तो ये भी आप समझ चुके होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम या डाउट नहीं रहा होगा। बस इतने, न्यूमेरिकल जब पूछता है तो इससे सॉल्व कर ले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फिर और पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं ये भी सीख लेते हैं, बहुत आसान है। कह रहा अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग में इनका उपयोग कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो कह रहा बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में आता है। तो आप जाते होंगे नाई की दुकान पे, नाई की दुकान में जाते होंगे तो अपना चेहरा जब देखते हो आपको लगता है कि हम बहुत मोटे हो गए या बहुत बड़े हो गए। उसका कारण नहीं होता कि आप बहुत मोटे हो जाते हो, अपने घर पे पतले रहते हो, वहाँ पर आपका चेहरा भरा हुआ दिखता है। कारण क्या है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को उसके फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा दिखता है और मोटा दिखता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है नाई की दुकान में, अर्थात दाढ़ी वाले बनाने वाले जो सेविंग काम करते हैं उनकी दुकानों में सदैव हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा, डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण के परावर्तक करके आंख, दांत, नाक और गले इत्यादि के, यानी डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं। आपको आंख की जांच करनी हुई या दांत की या नाक की या गले की कोई प्रॉब्लम हुई अंदर में, तो इसको दर्पण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जांच कर लेते हैं। अवतल दर्पण के ऊपर टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। टेबल लैंप है उसके शेडो में किया जाता है कि प्रकाश आपको चाहिए तो उनको आसानी से हम कर सकते हैं। या आप देखते हो कि आपके चौराहे पर जो फ्लैक्स लगा होता है यानी लाइट लगी होती है, लाइट में वहाँ पे भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी अवतल के आकार का दर्पण उसमें रहता है तो वो प्रकाश के क्या करता है, एक नीचे को केंद्रित कर देता है जिससे आपको दूर तक दिखाए। और अगला, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के, रेलवे इंजन तथा स्टीमर के सर्च लाइट के लैंपों में किया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो दर्पण हैं सिंपल सा कि मोटर बाइक में उसमें दर्पण वो भी बाहर की ओर प्रकाश क्या करता है, फैलाता नहीं, वो प्रकाश एक स्थान पर केंद्रित कर देता है, तो भी उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण। तो इसके प्रयोग हुए। तो अवतल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग बहुत ही कम स्थानों पर किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप जानते हो कि हमारे जो बाइक लगा होता है, बाइक के हैंडल में या 4 व्हीलर गाड़ी है उसको पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए तो आपसे पूछा जाए कि बाइक है या 4 व्हीलर वाहन है, किसी में जो दर्पण लगा होता कौन सा, तो आप कहोगे उत्तल दर्पण। तो इतना प्रयोग है। बस ये दर्पण का जो प्रोसेस था कितना था ये खत्म हुआ। अब हमें जो आगे पढ़ना होगा कि अपवर्तन पढ़ना होगा। अपवर्तन में आप लेंस पढ़ोगे और लेंस के बारे में हम समझेंगे, अपवर्तन को सीखेंगे, उसमें प्रतिबिंब को जो कुछ है ऐसे उसमें भी है उसको हम सीखेंगे और समझेंगे। बस आसानी से इसे पढ़ते रहिए और समझते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको पूरी वीडियो, पूरा जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा और पेपर के समय आपको अच्छे से तैयारी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सीरीज लेकर आएंगे जो अच्छे से पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। बस एक बार आप ध्यान से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, वीडियो को देख लें। थैंक यू सो मच।